Let's move on to the next topic of this series, which is equilibrium. So in this we will take a few questions from chemical equilibrium and then from ionic equilibrium. So let us start our discussion with the first question. What it says. So they have given that at 700 Kelvin, hydrogen gas and Br2 gas reacts to form HBr gas in a closed vessel. ये दिया हुआ है आपको. The value of Kc for the reaction is given as 5 into 10 raised to 8. Calculate moles of H2, Br2 and HBr at equilibrium if a mixture of 0.6 moles of H2 and 0.2 moles of Br2 is heated to 700 Kelvin. तो देखिए इसको, इसमें क्या दिया हुआ है. यहाँ पर ये दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस है और Br2 गैस है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग, देयर इज एन इक्विलिब्रियम एंड दे आर फॉर्मिंग 2 HBr गैस. अब यहाँ पे जब हम K की वैल्यू देखते हैं तो आप Kc की वैल्यू पे अगर थोड़ा ध्यान दें तो ये वैल्यू देखिए कितनी बड़ी है, 5 into 10 raised to 8 के ऑर्डर की है. तो इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना बड़ा है, दैट मींस द रिएक्शन विल ऑलमोस्ट प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब नियरली गोज टू कंप्लीशन. बिकॉज यू रिमेंबर दिस थिंग कि Kc की वैल्यू अगर 1000 से ज्यादा हो जाती है तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम आपका अप्रोच होते होते रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ चली गई. तो ये क्वेश्चन मैंने पर्पसली लिया है क्योंकि मैनी टाइम्स व्हाट आई हैव सीन कि लोग इसका आंसर थोड़ा गलत सा बोल देते हैं, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है. जैसे कि अगर हम यहाँ पर मोल्स पर ध्यान दें तो आपको क्या दिया हुआ है, 0.6 मोल्स ऑफ H2 दे रखा है इनिशियली एंड 0.2 मोल्स ऑफ Br2 दे रखा है. नाउ व्हाट दे से दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2, यहाँ पे मोल्स की बात कर सकते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वॉल्यूम नहीं दिया, हम नहीं निकाल सकते. तो कॉन्सेंट्रेशन वैसे भी हमारे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मोल्स लेके भी करेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng 0 है तो वॉल्यूम का टर्म कैंसिल हो जाएगा. नो व्हाट दे से कि सिंस दिस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई तो अब Br2 जो मोल्स होंगे वो 0 हो जाएंगे. बट एक्चुअली में हम 0 नहीं लिख सकते, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज वंस यू राइट 0 हियर व्हाट विल हैपन, आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन नहीं कर पाओगे. और देखिए इसको फिर कैसे अप्रोच करेंगे. नाउ वी विल डू अप्रोक्सीमेशन. ऑब्वियसली इफ वी ट्राई टू सॉल्व इट बाई एज्यूमिंग कि इसका x खत्म हुआ, इसका x खत्म हुआ और इसका 2x बना एंड यू ट्राई टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपसे सॉल्व भी नहीं होगी क्योंकि ये जो वैल्यू है क्या है, काफी बड़ी है. तो आप इक्वेशन बना के देख लीजिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व फॉर x, वो आपसे सॉल्व नहीं होगा. तो यहाँ पर हमें एक अप्रोक्सीमेशन करना ही करना पड़ेगा. इस वैल्यू को, जो वैल्यू दी है उसके बेसिस पर हमें जज करना ही पड़ेगा कि रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट मूव इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट 0 नहीं लिखेंगे. सो व्हाट वी विल से कि अगर ये कंप्लीशन में रिएक्शन जाती तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाता, बट हम उसको 0 नहीं लिख करके एक बहुत छोटी वैल्यू y मेंशन करेंगे. अप्रॉक्स हमने उसे क्या बोल दिया कि y बना, विच इज वेरी वेरी लेस, क्योंकि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गई इक्विलिब्रियम आने तक. अब क्या एक्चुअल में ये 0.2 खत्म हुआ होगा? नहीं, ये 0.2 नहीं खत्म हुआ होगा, कुछ 0.19999 ऐसे कुछ वैल्यू होगी जो एक्चुअली में इससे डिक्रीज हुई होगी. कुछ ना कुछ तो जरूर बचा रह गया होगा. क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, तो हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कुछ ना कुछ अमाउंट तो बात करनी ही पड़ेगी, उसको 0 नहीं बोल सकते. तो हमने उस वैल्यू को y बोल दिया. अब हम यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे कि रेदर देन सब्ट्रैक्टिंग 0.1999999 जो भी वैल्यू है, हम 0.2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये एक्चुअली में बचा रह जाएगा 0.6 माइनस 0.2. यहां अप्रोक्सीमेशन कर लिया है विच इज एक्चुअली इक्वल टू 0.4 मोल्स. फिर हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरा ही खत्म हो गया है, बट हम यहां पर 0 नहीं लिखेंगे, बट हम यहां बोल देंगे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट एक तरह बिहेव कर रहा है. अगर ये रिएक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती तो हम बोलेंगे कि ये एक्चुअली में कितना बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ, अप्रॉक्स कर रहा है 0.2. तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0.4 आ गया. बिकॉज ये 0.2 खत्म हुआ तो ये आपका 0.4 हो जाएगा, और ये आपका 0.2 अप्रॉक्स खत्म हुआ तो ये भी 0.4 बचा रह जाएगा. अब हम यहां से Kc का एक्सप्रेशन बड़े प्यार से बना सकते हैं. सो व्हाट वी कैन राइट, Kc इज इक्वल टू आपका वॉल्यूम, आप V मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. जैसे मैंने बताया, आप जब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी और नीचे दोनों वॉल्यूम के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा Ng 0 है, तो मैं सीधे मोल्स सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, या वॉल्यूम आप V लीटर मान लीजिए वेसल का. तो 0.4 अपॉन V रेज टू 2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 0.4 अपॉन V टाइम्स ऑफ y अपॉन v,
क्योंकि ये सारे हमने क्या माने हैं यहाँ पर, मोल्स माने हैं, क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ है। सो यू कैन इजिली नोटिस कि V का टर्म आपका कैंसिल हो गया, Kc आपको दिया हुआ है 5 इंटू 10⁸8, इसको इक्वल करिए तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 0.4 इंटू वाई, ये स्क्वायर है तो 1.4 कैंसिल कर सकते हैं। यहां से देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.4 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻8, जो कि बहुत छोटी वैल्यू। और इसको अगर आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आप इसको 40 मान लीजिए, 40/5, और ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 80 इंटू 10⁻10 मोल्स। सो 100 से मैंने मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया, तो 40/5 हो गया, 8 इंटू 10⁻10 मोल्स हो गया। सो व्हाट डू यू नोटिस हियर कि जीरो बोलने से ज्यादा अच्छा आंसर ये है। और इस तरह के क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ भी चुके हैं, वहां पे अगर आप जीरो लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको ये अप्रोच हमेशा के लिए क्या ध्यान रखनी है। सो इफ यू सर्च ऑनलाइन यू विल फाइंड मेनी प्लेसेस दे राइट दैट द कॉन्सेंट्रेशन द मोल्स ऑफ द Br2 विल बी इक्वल टू 0। एक्चुअली आपको उसकी एक फाइनाइट वैल्यू देनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज प्रीटी सिंपल। हमने इसको जीरो नहीं बोला, एक बहुत छोटी वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल है, ये आ गया आपका, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम का टर्म वैसे ही आपका कैंसिल हो गया, ये एक्सप्रेशन 0.4/y आया, y को आप इस साइड ले जाइए तो ये 0.4/5 इंटू 10⁻8, मैंने 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, 10⁻10 आ गया, और वो 40/5 हो गया, 8 हो गया। सो दिस इज हाउ वी विल अप्रोच द क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इट सेज, उन्होंने दिया हुआ है कंटेनर हैविंग 2 पार्टीशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो हैविंग 2 पार्टीशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम मतलब इन दोनों का उसने वॉल्यूम जो माना है वो क्या माना है, सेम माना हुआ है। नाउ इट इज गिवन with a separator contains excess of CaCO3 in one partition and BaCO3 in other partition। तो if you pay attention, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट आपका प्रेजेंट है, BaCO3 प्रेजेंट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। सो लेट मी मेक अ करेक्शन हियर, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन आप बना दीजिए, ठीक है। फिर दिया है फर्स्ट पार्टीशन कंटेन्स हीलियम एंड CO2। तो हीलियम आपको दिया है और CO2 दिया हुआ है। CO2 ऑब्वियसली कहां से आई होगी, CaCO3 के डिकम्पोजिशन से आई होगी, और वहां पे टोटल प्रेशर आपको 8 atm दिया हुआ है। तो वी हैव P टोटल एज 8 atm। अच्छी बात है। फिर आगे दिया हुआ है दैट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इज 0.5। तो 0.5 आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो अगर 0.5 मोल फ्रैक्शन आपका हीलियम का है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो मोल फ्रैक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो यहां से क्या हम प्रेशर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4 atm, और सिमिलरली यहां पर भी जो प्रेशर आएगा दैट विल अगेन कम एज 4 atm। टोटल प्रेशर आपका 8 atm हो गया। CaCO3 आपका सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट। व्हाट इट सेज, उसके बाद उसने बोला है कि नियॉन एंड CO2 विद अ टोटल प्रेशर ऑफ 8 atm। तो सेकंड कंपार्टमेंट में भी टोटल प्रेशर आपका 8 atm ही दिया हुआ है, बट जो मोल फ्रैक्शन नियॉन का दिया है दैट इज एक्चुअली व्हाट, 0.25। तो जब हम 0.25 की बात करेंगे, वॉल्यूम दोनों का सेम है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, सेम वॉल्यूम है ये इट इज मेंशन्ड सेम वॉल्यूम। सो वी कैन राइट डाउन द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर आपका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। नियॉन का जो मोल फ्रैक्शन आपको दिया है 0.25, तो 0.25 इंटू 8 करेंगे तो दैट विल बिकम हाउ मच, 2 बन जाएगा। तो ये आपका 2 atm आ गया। आई होप ये सब समझ गए होंगे। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होगा ऑब्वियसली वो 3/4 उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, 3/4 इंटू 8, वहां से आपका कितना आ जाएगा, 6 atm आ जाएगा। तो इस तरह अब हमने ये एनालिसिस तो कर ली कि हमारे क्या क्या पार्शियल प्रेशर्स हैं कंपार्टमेंट्स में दोनों के। नाउ व्हाट इज देयर, द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर इज 600 केल्विन। टेम्परेचर को वो चेंज नहीं कर रहा है, 600 केल्विन ही रख के चल रहा है। और उसने बोला ये इक्विलिब्रियम्स आपके क्या होते हैं, एस्टैब्लिश होते हैं इस सिचुएशन में। अब इफ द सेपरेटर इज रिमूव्ड, और एक चीज और ध्यान देने वाली है, हाँ राइट, इफ द सेपरेटर इज रिमूव्ड यहां देन टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर विल बी निगलेक्ट वॉल्यूम चेंज ड्यू टू सॉलिड कंपाउंड्स। तो कह रहे सेपरेटर रिमूव कर देते हैं तो नया प्रेशर क्या होगा, सॉलिड्स के वॉल्यूम को हमें इग्नोर करना है, तो अब हम नया प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। और एक चीज यहाँ पे इस वर्ड की बहुत अहमियत है, विच इज एक्सेस
ऑफ CaCO3 एंड BaCO3। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके एक्सेस में प्रेजेंट हैं, एक्सेस ऑफ CaCO3 एंड एक्सेस ऑफ BaCO3 इन पार्टीशन। अब देखिए, इतना तो सिंपल है कि वंस वी रिमूव द पार्टीशन व्हाट विल हैपन, द वॉल्यूम इज गोइंग टू डबल सिंस द टेम्परेचर हैज बीन केप्ट कांस्टेंट। तो हीलियम और नियॉन के लिए तो हम ये बोल ही सकते हैं, इनके मोल्स में तो कोई चेंज आएगा नहीं, बिकॉज ये तो नॉन रिएक्टिव इन नेचर है, यहां पर किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इनका जो प्रेशर है वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। भाई PV इक्वल टू nRT से आप चेक कर सकते हैं, आपका प्रेशर जो है वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, अगर मोल्स आपके चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर चेंज नहीं कर रहा है। तो लेट अस मेंशन दिस दैट प्रेशर ऑफ हीलियम, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों कंटेनर में, वो आपका हो जाएगा 4 की जगह 2 atm, क्योंकि उसके मोल्स में कोई चेंज नहीं आया। ऐसे ही प्रेशर ऑफ नियॉन की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा, पहले कितना था 2 atm, तो वॉल्यूम डबल हो गया, तो इट विल बिकम व्हाट 1 atm। सो लेट अस मेंशन दिस एज वेल, ये पार्शियल प्रेशर्स है रेदर देन प्रेशर, हमें पार्शियल प्रेशर बोलना चाहिए। और फिर अब अगली जो गैस बची वो बची CO2। अब इसके लिए सारी एनालिसिस आपको करनी है, तो वो हम इक्विलिब्रियम के बेसिस पे करेंगे। तो देखिए, अगर हम यहां पर देखें, प्रेशर आपका उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 4 atm था, ये सिचुएशन दे रखी थी। यहां पे प्रेशर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का 6 atm था, तो हम क्या इसके लिए Kp नहीं लिख सकते, तो Kp विल बी रिटन एज प्रेशर ऑफ CO2, और ये एक्चुअली में CaCO3 के लिए जो आप प्रेशर लिखेंगे या Kp लिखेंगे वो 4 हो जाएगा। ऐसे ही इसके लिए जब हम Kp की बात करेंगे, अगेन दिस इज प्रेशर ऑफ CO2, और इस वाले केस में ये किसके बराबर इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। बाकी सारे तो सॉलिड्स हैं, ये सारा 600 केल्विन पे ये सारा डेटा दिया हुआ है, जो इक्विलिब्रियम आपका क्या हुआ है, स्टैब्लिश हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि जब आपने पार्टीशन हटा दिया तब क्या होगा, अब इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। यहां पे क्योंकि BaCO3 प्रेजेंट है, सॉलिड अपनी पोजीशन तो नहीं चेंज कर सकता, जहां पर है उसी कंपार्टमेंट में रहने वाला है, तो इससे CO2 गैस बनेगी। पहले तो थोड़ी देर के लिए मोमेंटली क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम डबल हुआ था, तो ये 6 से 3 हो जाएगा, 4 से 2 हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, अपने इक्विलिब्रियम को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो BaCO3 अगर बात करें तो वो डिकम्पोज करेगा, वैसे भी एक्सेस में दिया हुआ है, तो डिकम्पोज करेगा, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करने लगेगी, 6 atm। तो फाइनली इसमें अगर हम बोलें BaCO3 अपने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा उसका वो प्रेशर कितना रखने की कोशिश करेगा, 6 atm, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सेटिस्फाई करना है उसे, Kp को। CaCO3 कहेगा कि मैं तो प्रेशर रखूंगा CO2 का, क्यों, 4 atm, क्योंकि वो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, 4 के बराबर है। तो होगा क्या यहां पर, अगर हम यहां पर ध्यान दें इस इक्विलिब्रियम पर, CaCO3 सॉलिड चेंजेस इनटू Ca सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो हुआ क्या, BaCO3 जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को 6 atm करेगा, व्हाट विल हैपन, कार्बन ये वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने लगेगा, वो कहेगा कि हम 6 नहीं कर सकते, हमें 4 करना है। सो व्हाट विल हैपन, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो BaCO3 के डिकम्पोजिशन से आई है उसको क्या करेगा, किसमें चेंज कर देगा, CaCO3 में, मतलब बैकवर्ड में रिएक्शन भागेगी। क्योंकि इसके लिए QP की अगर हम बात करेंगे, वो मतलब 6 एक तरह से उसके लिए QP हो गया, जो कि 4 से बड़ा है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये करेगा कि ये बार बार 6 करने की कोशिश करेगा और ये बार बार 4 करने की कोशिश करेगा। तो जब ये 4 करने की कोशिश करेगा तो इसके केस में रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जबकि BaCO3 के केस में रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वो जैसे ही 6 से 4 होगा BaCO3 और डिकम्पोज हो जाएगा। और यहां पर एक्सेस अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, BaCO3। CaO तो आपका एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, तो डिकम्पोजिशन से आया था भाई, CaCO3 एक्सेस अमाउंट में है, CaO तो एक्सेस में नहीं है। तो जब पार्टीशन हटा होगा वहां पे कुछ अमाउंट ऑफ CaO सॉलिड प्रेजेंट रहा होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा इक्विलिब्रियम पे, वो तो एक्सेस नहीं है। तो बार बार क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ भागेगा, तो एक टाइम आएगा जब CaO सॉलिड आपका पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, और जैसे ही खत्म हो जाएगा BaCO3 वो तो एक्सेस में प्रेजेंट है, ये एक्सेस में नहीं है, तो BaCO3 डोमिनेंट हो जाएगा। BaCO3 अपने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा होगा उसका जो प्रेशर होगा वो एक्चुअली में 6 के इक्वल हो जाएगा, और CaCO3
खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही देखेगा कि उसके थ्रू जो CO2 बननी चाहिए वो बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बनाने की कोशिश करेगा, वो चेक करेगा प्रेशर ऑफ CO2, वो उसे दिखेगा कि वो 4 से ज्यादा है, तो वो फिर बनाएगा नहीं। मतलब ये इक्विलिब्रियम एक तरह से CaCO3 का पूरा ही सप्रेस हो जाएगा। समथिंग लाइक ये कॉमन आयन इफेक्ट जैसा आप सोच सकते हैं, समथिंग लाइक दैट कि स्ट्रॉन्ग वाला जो होगा उसका इक्विलिब्रियम यहां पर डोमिनेंट हो जाएगा, प्रोवाइडेड BaCO3 एंड CaCO3 आर प्रेजेंट इन व्हाट एक्सेस। तो फाइनली इस में जो भी ये पूरा वेसल है आपका पार्टीशन हटाने के बाद, इसमें जो प्रेशर ऑफ CO2 गैस रहेगा वो BaCO3 के इक्विलिब्रियम ही मैनेज करेगा और वो 6 रहेगा। तो अगर हम यहां पर पीछे जाए तो प्रेशर ऑफ CO2 6 ATM हो जाएगा। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी आपकी। तो यहां पर जब हम टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो दैट विल बिकम व्हाट 9 ATM। तो 9 ATM आपका बन जाएगा। तो यहां पर बस आपको ऑब्जर्व करना था कि इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, तो उस चीज को आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वॉल्यूम आपने डबल कर दिया है और हीलियम और जो नियॉन है उनके मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम डबल कर दिया तो उनके प्रेशर जस्ट क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। और बाकी पार्शियल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करा गया है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो इन दिस केस द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट 9 ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो व्हाट इट सेज, अब आयनिक पे आते हैं। सो फाइंड पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। लीटर्स 1 लीटर सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, उसने 1 लीटर दिया है और ये उसने Na3PO4 Na2, ये बेसिकली केसेस है। तो ये पार्ट ए हम ले लेते हैं, ये पार्ट बी है एंड दिस इज पार्ट सी। तो ये सिचुएशन की बात कर रहा है और कह रहा है पीएच आप बताइए। pK1 3 दे दिया है और pK2 आपका 7 है, pK3 कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो देखिए एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो इसको समझते हैं कैसे करेंगे। तो पहले पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में आपका Na3PO4 Na2HPO4 और NaH2PO4 H3PO4, ये चारों ही डाल दिए गए हैं आपके सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना रखा गया है, 1 लीटर रखा गया है। तो कह रहा है पीएच बताइए। तो हम नोटिस करते हैं क्या क्या, तो ये तो सॉल्ट्स है, ये आप क्या करेंगे, जैसे ही वाटर में जाएंगे आयनाइज हो जाएंगे। तो बेसिकली Na3PO4 इज सोर्स ऑफ व्हाट, फॉस्फेट आयन। Na2HPO4 इज सोर्स ऑफ HPO4 2 माइनस आयन एंड ऐसे ही NaH2PO4 H2PO4 माइनस आयन का सोर्स हो जाएगा। एंड H3PO4 ऑब्वियसली एसिड है, तो वो वीक एसिड है। H3PO4 K की वैल्यू देख करके समझ में आ रहा है 10⁻³ के ऑर्डर की है, तो वो आयनाइज होगा। तो ये वीक एसिड और ये सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट है, तो समझते हैं। तो लेट अस लुक। अब इसमें अगर देखा जाए इन चारों चीजों में इक्विलिब्रियम की बात कहां पर होगी, H3PO4 के केस में ही होगी, राइट। H3PO4 जो है वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा, आयनाइज करेगा, ठीक है। बाकी ये तो पूरे आयनाइज हो गए, तो इनको जरा वहां पर मेंशन करते हैं। सो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन द डिसोसिएशन या आयनाइजेशन ऑफ H3PO4 स्टेप बाय स्टेप। तो H3PO4 आयनाइज कर रहा है, एक्वस स्टेट में है, H2PO4 माइनस और यहां पे आ गया प्लस H प्लस। फिर हो जाएगा अगला वाला H2PO4 माइनस चेंजेस इनटू क्या हो गया, HPO4 2 माइनस प्लस H प्लस, ये आ गया आपका। और तीसरा स्टेप हो जाएगा HPO4 2 माइनस चेंजेस इनटू PO4 3 माइनस प्लस H प्लस। तो ये सिचुएशंस आपकी क्रिएट हो चुकी हैं सारी। अब एक एक करके सारे डेटा को लिखते हैं। फॉस्फेट है 1 मोल, तो 1 मोलर हो जाएगा, तो यहां पर इसको मेंशन कर देते हैं, दिस इज 1 मोलर। फिर जाते हैं पीछे, फॉस्फेट के बाद Na2HPO4 2 मोल है, तो 2 मोलर हो जाएगा। Na2HPO4, तो इसको भी हम यहां मेंशन कर लेते हैं 2 मोलर। फिर NaH2PO4 पे आते हैं, वो आपको कितना दिया हुआ है, 3 मोलर दिया हुआ है, इसको भी यहां मेंशन कर देते हैं। और NaH और H3PO4 सॉरी आपको कितना दिया हुआ है, 4 मोल, मतलब 4 मोलर। ये सारी चीजें मैंने लिख ली हैं। अब ये सारे आयंस प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर आपको क्या निकालना है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो यू नीड टू पे अटेंशन, देखिए जरा क्या होगा। अब इस बड़े से क्वेश्चन को हम एक छोटे से क्वेश्चन में रिड्यूस करेंगे, यही आयनिक में हम करते हैं। जो भी वो चीजें कर रहा होता है उसको बार बार बड़े क्वेश्चन को ब्रेक कर करके एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बना देते हैं और फिर उसके बेसिस पे उसको सॉल्व करते हैं। सो लेट अस लुक इनटू दिस, कैसे करेंगे। अब इसको अगर आप इस मिक्सचर को ऑब्जर्व करें तो H3PO4
इसमें एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये H2PO4 माइनस HPO4 माइनस ये आपके एम्फीप्रोटिक एसिड्स हैं, मतलब ये H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और ये H प्लस रिलीज भी कर सकते हैं। देखिए इसने H प्लस रिलीज करा है और ये H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है। ऐसे ही HPO4 माइनस आपका H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, H प्लस रिलीज भी कर सकता है। तो दो स्पीशीज तो आपकी एम्फीप्रोटिक है उसमें, और H3PO4 आपका सिर्फ H प्लस रिलीज कर सकता है। एंड PO4 माइनस की बात करें तो वो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, सिर्फ H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। देखिए इसके अंदर H ही नहीं तो H कहां से रिलीज करेगा। तो इस मिक्सचर में एक तरह से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये है, और ये हो गया एक तरह से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया इस पूरे में, और ये स्ट्रॉन्ग बेस। इतना आप जानते होंगे, जितना आगे की तरफ बढ़ेंगे उतना क्या बेस की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। जैसे हम बोलते हैं ना कॉन्जुगेट्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो अगर ये वीक होगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा इसके कंपैरिजन में। सो दैट लॉजिक वी आर गोइंग टू यूज। तो अब H3PO4 इस PO4 माइनस के साथ रिएक्ट करने वाला है, तो दिस इज प्लेइंग अ रोल ऑफ बेस एंड दिस इज प्लेइंग अ रोल ऑफ व्हाट, एसिड। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ऑब्जर्व करिएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, H3PO4 एक तरह से एक्सेस है, और जब ये जीरो हुआ, इसने जब H प्लस एक्सेप्ट करा H3PO4 से, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो पहला H प्लस एक्सेप्ट करा, ये बना, तो एक तरह से HPO4 माइनस में आकर के 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसने जब H प्लस एक्सेप्ट करा तो HPO4 माइनस बना, पहले से 2 था उसमें 1 जुड़ गया, और ये घट करके अब कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो H2PO4 माइनस आपका कितना बन चुका होगा, अब 4 बन चुका होगा। भाई ये H प्लस रिलीज करेगा तो ये स्पीशी बनाएगा ना, और वो H प्लस के साथ जुड़ करके ये बना रहा है। देखिए ये बढ़ गए दोनों, ये 4 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया, और ये H3PO4 भी 3 हो गया। लेकिन अभी भी H3PO4 प्रेजेंट है, तो अब अगला सिर्फ एसिड और बेस रिएक्ट कब नहीं करेंगे, जब वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होंगे, उस सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर कॉन्जुगेट नहीं होंगे तो रिएक्ट करेंगे। और कॉन्जुगेट हम कैसे बनाते हैं, H प्लस हटा करके। तो अब अगला नंबर किसका लगने वाला है, H3PO4 इस HPO4 माइनस के साथ रिएक्ट करने जाएगा। तो HPO4 माइनस ये फिर बेस है, ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये हो जाएगा, ये 3 3, तो ये तीनों मतलब ये H3PO4 का एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक H प्लस लूज करेगा। स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, तो आप खुद सोचिए, ये तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा भाई, 3 है और ये भी 3 है, तो इनके लिए कितने H3PO4 चाहिए आपको, 3 चाहिए, तो ये चीज 0 हो गई। अब जब ये H प्लस एक्सेप्ट करेगी HPO4 माइनस, तो H2PO4 माइनस बनेगा, तो एक तरह से यहां पे 3 आकर के जुड़ा, और जब इसने H प्लस रिलीज करा होगा इसको देने के लिए, तो आप क्या नोटिस करेंगे, ये अब 0 हो चुका है, H2PO4 माइनस बनेगा, तो वहां से 3 और आकर के जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना, आप फाइनली देख सकते हैं कि अब इसको हमने रिड्यूस कर दिया, ये 0 हो चुका है एक नए क्वेश्चन में, कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर सिर्फ NaH2PO4 प्रेजेंट है, और जिसके मोल्स कितने हैं आपके 10 1 लीटर में, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 10 मोलर हो गया। तो बस खत्म हो गया। तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं आपसे पूछता NaH2PO4 है, 10 मोलर है, तो बताइए इसका पीएच क्या होगा। तो ये कैसा सॉल्ट है, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है। एम्फीप्रोटिक सॉल्ट का हम पीएच कैसे निकालते हैं, pKa1 प्लस pKa2/2। तो NaH2PO4 H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है और H प्लस रिलीज भी कर सकता है। तो यहां से आएगा pKa1 प्लस pKa2/2, तो 3 प्लस 7, जहां तक मुझे याद है यही दिया हुआ था, अपॉन 2। तो ये यहां से आपका पीएच कितना आ गया, 5। देखिए इस तरह इस क्वेश्चन को क्या करना था, मैं इंटरप्रेट। ऐसे ही अगला वाला पार्ट भी हम कर सकते हैं उस वाले केस में, बस अब हमें फटाफट सेम चीज करनी है। उसने उल्टा कर दिया है, 4 3 2 1 कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, और फिर ये 1 1 3 1 करा है। तो तीनों केसेस जल्दी जल्दी देखते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो केस बी की अगर हम बात करें, फिर से इक्विलिब्रियम लिख लीजिए, H3PO4 चेंजेस इनटू H2PO4 माइनस प्लस H प्लस, और फिर अगला वाला इक्विलिब्रियम हो जाएगा H2PO4 माइनस चेंजेस इनटू HPO4 माइनस प्लस H प्लस, और लास्ट वाला इक्विलिब्रियम हो जाएगा HPO4 माइनस चेंजेस इनटू PO4 माइनस प्लस H प्लस। और इस बार उसने एग्जैक्टली ऑपोजिट करा हुआ है, देखिए 4 3 2 1 दे दिया है, तो हम 4 3 2 1 को यूज करते हैं। तो दिस टाइम दिस इज 1 मोलर, और ये आपका दिया हुआ है 4 मोलर, इसको 4 लिख लेते हैं,
फिर अगला वाला दिया है 3 दिया है और 2 दिया है, 4 3 2 1 मोलर दिया हुआ है। तो बस हमें इसे अप्रोच करना है, सेम अप्रोच लगाइए। ये इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपस में रिएक्ट करेगा, ये भाई तो 0 हो जाएगा और ये कितना अब रह जाएगा 3। लेकिन इस प्रोसेस में जब ये 3 हुआ तो इसने H प्लस एक्सेप्ट करा था, HPO4 2 माइनस बन जाएगा, तो इसमें आपका 1 आकर के जुड़ेगा। और इधर आकर के देखें तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3 हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। अब फिर आगे आते हैं। अब H2PO4 माइनस ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी। तो अब यहाँ पे PO43 माइनस अभी भी प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है, 3 है। H2PO4 माइनस यहाँ पे किसकी तरह काम करने लगेगा, अब एसिड की तरह काम करेगा। तो H2PO4 माइनस जो 3 है और ये 3 है, अब नोटिस करिएगा 3 और 3 है, व्हाट विल हैपन, ये पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये अब 0 होगा H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद तो ये बनाएगा, तो यहाँ पर आप 3 और ऐड करेंगे। और इसकी अगर हम बात करें तो इसने जब H प्लस रिलीज करा इसको जोड़ देने के लिए, तो क्या बना है HPO4 2 माइनस, तो फिर एक 3 यहां पर जाकर के ऐड हो जाएगा। तो यहां से फिर आपका कितना बन के आया, 3 9 + 1 1 10 आ गया। तो आपके मोल्स तो ऑब्वियसली क्या 10 ही रहेंगे, 4 9 1 10, यहां पर भी 10। अब आपको बस इतना सा करना है, इस बार आपके पास ये फिर एक रिड्यूस हो गया। किस केस में, आपको पीएच निकालना है किसका, ऐसे सॉल्ट का जो एम्फीप्रोटिक है। ये क्या एम्फीप्रोटिक का केस बन गया, Na2HPO4 एम्फीप्रोटिक सॉल्ट का हम पीएच फिर कैसे निकालते हैं, pK1 + pK2/2। बट अब यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, यहां पे वो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, यहां लगेगा pK2 + pK3/2। क्यों, क्योंकि ये एम्फीप्रोटिक में मतलब H प्लस रिलीज भी करे, देखिए यहां पर चेक करिए, H प्लस रिलीज करेगा तो यहाँ का Ka3 आएगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ का K2 आएगा। भाई ये स्पीशी आपकी इन दोनों इक्विलिब्रियम में आ रही है, तो इस वाले केस में आंसर क्या हो जाएगा, pKa2 + pKa3/2, दैट मीन्स 7 + 13 शायद दिया था /2 = 10 आ गया। सो दिस इज द pH। सी केस क्या दिया हुआ है, सी भी फटाफट देख लेते हैं, ये डिफरेंट केस है। तो Na3PO4 Na2HPO4, तो मैं इसको यहीं पर कर देता हूं या नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं, 1131 दिया हुआ है, ठीक है। तो केस सी की अगर हम बात करें, फिर से अगेन H3PO4 आयनाइजेस इनटू H प्लस H2PO4 माइनस, और फिर आपको दिया है H2PO4 माइनस चेंजेस इनटू H प्लस HPO4 2 माइनस, और फिर आपको दिया हुआ है HPO4 2 माइनस चेंजेस इनटू H प्लस PO4 3 माइनस। ये आपके प्रेजेंट है। अब अगर हम जाएं पीछे तो देखिए H3PO4 कितना दिया था, 1 मोल दिया था, NaH2PO4 3 मोल दिया था। तो H3PO4 1 मोल दिया था, और नेक्स्ट था आपका Na3PO4 भी 1 है और Na2HPO4 भी 1 है। Na3PO4 भी 1 है, Na2HPO4 भी 1 है, और ये जो आपको दिया हुआ है NaH2PO4, अगर आप ध्यान दें तो NaH2PO4 कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। सो लेट अस गेट बैक हियर, तो इसको हम लिख लेते हैं, ये 3 दिया हुआ है। ऑब्जर्व करिए, फिर से इसको एक छोटे से क्वेश्चन में रिड्यूस करना है हमें। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो इसको पहले करो, सबसे पहले 0 हो जाएगा। ये H प्लस जब देगा तो ये इसमें बदलेगा, तो यहाँ पे 1 आकर के जुड़ेगा, और ये भी जब H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो इसमें बनेगा, तो ऊपर 1 आकर के जुड़ेगा। तो ये हो गया 1 + 1 2। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो सिचुएशन आपकी क्या बची, सिर्फ यही चीज बची, यही रह जाएगा H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस, और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स है। कॉन्जुगेट्स आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया हुआ है, तो ये एक्चुअली में 4 है। तो ये बफर बन गया, एसिडिक बफर, ये वीक एसिड और ये उसका कॉन्जुगेट बेस। तो हम यहाँ पे बफर है तो pH इक्वल्स टू, अब यहां पर pK कौन सा आएगा, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो Ka2 आएगा, तो pH इक्वल्स टू pKa2 प्लस लॉग सॉल्ट, ये सॉल्ट वाला पार्ट है, ये एसिड वाला पार्ट है, तो लॉग
सॉल्ट अपॉन एसिड 2/4 हो गया, log 1/2 pKa2 आई होप 7 दिया था, ये हो जाएगा माइनस log 2, इसकी वैल्यू log 2.3 अप्रॉक्स 0.3 कर देते हैं तो ये वैल्यू कितनी बैठ जाएगी 6.7। सो दिस इज द केस। तो इसमें ऐसे बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं, यू कैन प्ले विद इट। आप अपने आप मोल्स को चेंज कर करके आप एम्फीप्रोटेक सॉल्ट जैसे मैंने बनाया, बफर आप बना सकते हैं, इसका बफर बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बफर जो बनाया आप अगर देखें तो किसका बनाया, इसका बनाया, आप इसका बफर बना सकते हो, इसका बफर बना सकते हो, इस तरह आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे केसेस बना सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये इस क्वेश्चन में यही अप्रोच होती है जो मैंने आपको बताई है, तो इस तरह करिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, फाइंड पीएच ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने 0.1 मोलर दिया हुआ है और केबी की वैल्यू दी है 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵। तो ये आपको दिया हुआ है, इसके बेसिस पर आपको पीएच को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये टिपिकल सा केस है, ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें कैटायन आपका हाइड्रोलिसिस, इट कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, और जो एनायन है वो आपका एम्फीप्रोटिक है, मतलब इट कैन एक्सेप्ट H प्लस एज वेल एज इट कैन लूज H प्लस। तो इसका मतलब अमोनियम बाइकार्बोनेट को जब आप वाटर में डालेंगे तो वहां पर जो सॉल्यूशन होगा उसमें आपके कितने इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएंगे, 3 इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू अमोनियम बाइकार्बोनेट। वाटर का तो एक अपना इक्विलिब्रियम होता ही है विच इज ऑटो आयनाइजेशन इनटू H प्लस एंड OH माइनस। तो ये इक्विलिब्रियम आपके स्टैब्लिश हो जाएंगे। सो लेट अस राइट डाउन वन। देखिए इसको करने का वैसे तो एक सीधा फॉर्मूला होता है, सीधे फॉर्मूला यूज करिए, उससे तुरंत खत्म हो जाता है। वहां पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस तरह निकाला जाता है, H प्लस इज इक्वल टू रूट ऑफ KW बाय KB माइनस KA2 टाइम्स ऑफ क्या होता है KA1। ये आपको पता चल गया। तो क्या यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं KW की वैल्यू आपको पता ही है 25 डिग्री सेल्सियस में 10⁻⁻14 हम डालेंगे, और ये आपको दिया हुआ है, KB आपको दिया हुआ है। एक मतलब लाइन में आप इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू नो दिस। बट मैं चाहता हूं कि आप ये एक बार देख लें कि ये आया कैसे है, इस फॉर्मूले को हम लेकर कैसे आए, व्हाट इज द अप्रोच इन्वॉल्व हेयर। और यहां पे अगर हम नोटिस करें तो जो पीएच है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। जैसे वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है उसमें भी पीएच आपका इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑफ द सॉल्ट, वैसे यहां पर भी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। एम्फीप्रोटिक में भी इंडिपेंडेंट ही होता है, जहां पर हम pK1 प्लस pK2/2 जैसे पिछला केस किया था, pK2 प्लस pK3/2 करा था। सो लेट अस गेट इनटू दिस। देखिए क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है। यहां पर अमोनियम बाइकार्बोनेट है, इससे आपको क्लियरिटी आएगी। फॉर्मूला यूज करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इसको जरूर देख लें। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट आपका सबसे पहले तो आयनाइज हो जाएगा NH4 प्लस प्लस HCO3 माइनस में, पूरा पूरा टूट गया, वाटर में चला गया। अब बात करते हैं एक एक करके। तो अगर हम NH4 प्लस को देखें तो इसकी हो रही है हाइड्रोलिसिस, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होगा एंड इट विल स्टैब्लिश दिस इक्विलिब्रियम NH4OH, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस H प्लस। आप H3O प्लस लिख सकते हैं, मैंने H प्लस लिख दिया है, हमारे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, बट तरीका है इस तरह के, यहाँ 2H2O करके हमें H3O प्लस लिखना चाहिए। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा KW अपॉन KB, हम जानते ही हैं हाइड्रोलिसिस हो रही है। फिर क्या है, एम्फीप्रोटिक आयन है, तो एम्फीप्रोटिक आयन क्या करेगा, H प्लस रिलीज भी करेगा और H प्लस आपका क्या करेगा, गेन भी करेगा। तो वो गेन जब करेगा तो कहां से करेगा, वाटर से करेगा। तो HCO3 प्लस वाटर will change into H2CO3 और प्लस OH माइनस। तो नेगेटिव चार्ज है तो वाटर से H प्लस की उसने लिसिस कर ली, हाइड्रोलिसिस यहां पर हो गया, और आपका OH माइनस पीछे रह जाएगा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, KW अपॉन KA 1 हो जाएगा। क्यों KA 1 होगा, क्योंकि H2CO3 को अगर आप स्टेप बाय स्टेप आयनाइज करेंगे तो HCO3 माइनस प्लस H प्लस होगा। तो ये दोनों स्पीशीज किस इक्विलिब्रियम में आ रही है, KA1 वाले में, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन में, इसलिए वहां KA1 होगा। और इट कैन ऑल्सो वर्क, इट कैन ऑल्सो रिलीज व्हाट, H प्लस आयन। तो आपको पता है ये वाटर में H प्लस आयन भी रिलीज कर सकता है, H प्लस प्लस CO3 2 माइनस। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, KA2। दिस इज द सेकंड आयनाइजेशन, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, एसिड आयनाइजेशन स्टेप, तो वहां पर KA2 की बात होगी। तो ये तीन तीन इक्विलिब्रियम वहां पे स्टैब्लिश हुए हैं। तो अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन C मान लें तो हमें प्रूव भी तो करना होगा कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ C, तो वो नहीं आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम पर ये C माइनस एक्स खत्म होगा,
HCO3 माइनस C माइनस Y माइनस Z। क्यों लिखा है मैंने C माइनस Y माइनस Z? क्योंकि ऊपर हाइड्रोलिसिस में कुछ HCO3 माइनस खत्म हो रहा है, नीचे हाइड्रोलिसिस में, सॉरी हाइड्रोलिसिस में, आयनाइजेशन में, नॉट हाइड्रोलिसिस में, आयनाइजेशन में कुछ खत्म हो रहा है, मैंने Z मान लिया। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं Y माइनस Z। तो NH4OH का X बनेगा, इसको अभी ब्लैंक छोड़ते हैं क्योंकि आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे Y, इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या आएगा। इसको भी ब्लैंक छोड़ते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा Z। तो ये सब आपका यहाँ पर बन गया। बस अब सिर्फ क्या है, कुछ ऑब्जर्व करना है। तो देखिए हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि पहले तो इसको बोलते हैं मास बैलेंस, जो कुछ अलग नहीं है, जो बहुत सिंपल है, आपको ऑलरेडी पता है, बस मैं नया टर्म हो सकता है आप सुन रहे हो तो परेशान हो। मास बैलेंस क्या होता है? अगर हम NH4 प्लस और NH4OH को ऐड करें तो वो C के इक्वल आएगा, और HCO3 माइनस प्लस H2CO3 और प्लस CO3 माइनस को अगर ऐड करें तो वो भी C के इक्वल आ जाएगा। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। तो NH4 प्लस प्लस आपका आ गया NH4OH एंड दिस इज इक्वल टू HCO3 माइनस प्लस आपका हो जाएगा H2CO3 प्लस CO3 माइनस। देख लीजिए C माइनस एक्स प्लस एक्स, C आया, C माइनस वाई, वाई और Z आपने जोड़ा, C आया। तो हम लिख सकते हैं। अब हम एक अप्रोक्सीमेशन करेंगे यहाँ पे कि क्योंकि इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यूज बहुत कम होगी, तो हम बोलेंगे C माइनस एक्स इज अप्रोक्सीमेटली C एंड C माइनस वाई माइनस Z इज अप्रोक्सीमेटली C। तो अमोनियम बाई अमोनियम, मतलब एक चीज तो आप यहां से कर ही सकते हैं कि अमोनियम प्लस और HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, अप्रॉक्स इक्वल होगा। क्यों? एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यूज बहुत कम है, बहुत कम ही क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे या आयनाइज करेंगे। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये और ये आपका कैंसिल हुआ। सो व्हाट डू यू गेट? मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। NH4OH इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? देखिए H2CO3 प्लस CO3 माइनस इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। ये हमारे सामने आ चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये अप्रोक्सीमेशन हमें करना पड़ेगा और वो दिख भी रहा है, जो फिजिबल भी है, ऐसा नहीं है कि फिजिबल नहीं है। बस अब इसके बाद इनके KW और KB और KA वाले एक्सप्रेशन से इनको रिप्लेस करना है। तो KW बाई KB क्या है अगर मैं पूछूं आपसे, तो आप क्या लिखेंगे? NH4OH टाइम्स ऑफ H प्लस अपॉन NH4 प्लस, सबके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। फिर KW बाई KA1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? H2CO3 टाइम्स ऑफ OH माइनस अपॉन HCO3 माइनस आ जाएगा। और यहां पे अगर हम बात करेंगे KA2 इज इक्वल टू H प्लस इंटू CO3 माइनस अपॉन HCO3 माइनस आ जाएगा। ये सारे एक्सप्रेशन लिख ले, बस हम यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो अगर हम इन सबको सब्स्टिट्यूट करें, देखिए NH4OH को रिप्लेस करें, किससे रिप्लेस कर देते हैं? इससे मल्टीप्लाई करके। तो KW बाई KB इंटू NH4 प्लस KW बाई KB और यहां पे आ जाएगा NH4 प्लस अपॉन व्हाट? H प्लस। ये हो गया इज इक्वल टू, पीछे जाइएगा तो ये आ गया। ऐसे ही अब अगले को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास है H2CO3, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो KW बाई K1 इंटू HCO3 माइनस आ जाएगा। तो दिस इज KW बाय KA1 और ऊपर आपका क्या आ रहा है? HCO3 माइनस अपॉन OH माइनस। सो HCO3 माइनस अपॉन व्हाट? OH माइनस प्लस CO3 माइनस की बात करते हैं तो वहां पर आ जाएगा K2 इंटू HCO3 माइनस अपॉन H प्लस। तो प्लस K2 इंटू HCO3 माइनस अपॉन H प्लस। नाउ एवरीथिंग इज डन। और ये रिलेशन आप हमेशा से जानते हैं, KW क्या होता है? H प्लस इंटू OH माइनस आता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो OH माइनस को हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं H प्लस निकालना। तो यहां पर अगर हम रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? खुद देखिए, KW अपॉन KB और यहां पे आपका रहा NH4 प्लस, ये अभी कैंसिल हो जाएगा, अपॉन H प्लस, इसको रहने दीजिए। ये आ गया KW अपॉन KA1। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, OH माइनस इज KW अपॉन H प्लस, तो KW कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा? H प्लस अपॉन KA1
टाइम्स ऑफ HCO3 माइनस, और यहाँ पर आपका क्या आएगा Ka, ये कौन सा Ka था, ये वाला K2 वाला होगा, राइट। तो ये रह गया आपका Ka2 HCO3 माइनस अपॉन H प्लस। अब अमोनियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन एक दूसरे के अप्रॉक्स इक्वल हैं, ये देखिए हमने यहाँ यूज करा था, तो इसका मतलब इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बन गई आपकी इक्वेशन। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे H प्लस से, मल्टीप्लाई बाय H प्लस, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन बन के आएगी KW अपॉन KB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा H प्लस का होल स्क्वायर अपॉन Ka1 प्लस Ka2। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये बन जाता है H प्लस इज इक्वल टू रूट ऑफ KW अपॉन KB माइनस Ka2 टाइम्स ऑफ Ka1। तो अब यहां से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैंने प्रूफ कर दिया कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आप याद रखिएगा, ऐसा जिससे अभी तक कहीं क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, बट ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस। तो अब बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इनकी वैल्यूज वगैरह डाल दीजिएगा, तो इसकी वैल्यूज जब डालेंगे तो मैं आंसर लिख देता हूं, इसका जो pH आता है वो 7.83 आता है, तो pH की वैल्यू जो आएगी दैट विल कम आउट 7.83 अप्रॉक्स, जो मुझे याद आ रहा है 7.83 के आसपास आता है, इस तरह हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, याद रखिएगा। इधर आइए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इससे भी रिलेटेड एक आपको इंफॉर्मेशन पता चलेगी जो काफ़ी काम की है। तो आपने ज़रूर सुना ही होगा कि बफर कैपेसिटी जो होती है वो मैक्सिमाइज कब करती है, जब कॉन्सेंट्रेशन आपके जो भी एसिड की अगर हम बात करें तो वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का, मतलब या सॉल्ट का क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो वो आप जानते ही हैं। तो देखिए उसी पे बेस्ड, उससे बेस या उससे रिलेटेड कुछ बात यहाँ पर हम यूज करेंगे। सो दे हैव गिवन दीज ग्राफ, बफर कैपेसिटी वर्सेस ए का आपका ग्राफ प्लॉट करा गया, और उसने बोला है कि ए मोल्स है CH3CONA के और बी मोल्स है CH3COH के, सच दैट A प्लस बी इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, into water to make a 1 liter buffer solution if the instantaneous, आगे दिया है differential buffer capacity of this buffer solution is plotted। तो ये इंस्टेंटेनियस जिसको डिफरेंशियल बफर कैपेसिटी बोल रहा है, is plotted against moles of salt of CH3CONA, then the plot obtained will be approximately, उसने बोला है कौन सा सही है। देखिए अगर हम यहां पे ध्यान दें तो A प्लस बी इक्वल टू 1, जब A और B इक्वल होंगे तो उस समय A की वैल्यू A प्लस बी में सब्स्टिट्यूट करिए तो A की वैल्यू 0.5 और B की वैल्यू 0.5 आएगी। तो 0.5 पे आपको पता है कि pH इक्वल्स टू pKa हो जाएगा, और वहां पे बफर कैपेसिटी आपकी क्या हो जानी चाहिए, मैक्सिमाइज हो जानी चाहिए। तो अगर हम नोटिस करें तो बफर कैपेसिटी कहाँ किसमें मैक्सिमाइज कर रही है, A में भी मैक्सिमाइज कर रही है, B में भी मैक्सिमाइज कर रही है, C में भी मैक्सिमाइज कर रही है, बट D में मैक्सिमाइज नहीं, कम मिनिमाइज है। तो इसका मतलब D तो एटलीस्ट आंसर नहीं है, बट अब भी हमारे पास 3 ऑप्शन प्रेजेंट है A B C, जिन पे से हमें जज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर भी सुनिए आप लोग। तो सिचुएशन इज लाइक दिस, तो हम जानते हैं जो बफर कैपेसिटी आप डिफाइन करते हो, बफर कैपेसिटी, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, डिफरेंशियल बफर कैपेसिटी, राइट। तो व्हाट इज दिस, तो पहले देखते हैं बफर कैपेसिटी कैसे डिफाइन करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन द वैल्यू ऑफ pH। अब आगे अगर हमें इंस्टेंटेनियस बफर कैपेसिटी निकालनी है, कैलकुलेट करना है, तो हम क्या बहुत फाइन चेंज की बात करेंगे कि बहुत कम मोल्स ऐड करें और उसके बेसिस पर हम देखेंगे कितना कम चेंज pH में आया। तो हम यहाँ पर एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, डिफरेंशियल बफर कैपेसिटी, जिसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, मान लीजिए आपने बहुत डिफरेंशियल, बहुत कम मोल की बात कर रहे हैं, इसीलिए डिफरेंशियल यूज कर रहे हैं, तो बहुत छोटा सा अमाउंट आपने ऐड करा है एसिड या बेस का, और उसकी वजह से बहुत छोटी सी चेंज आ रही है किसमें, वैल्यू ऑफ pH में, इसको हमने डिफाइन करा है बीटा, वही वहां पे उसने मेंशन करा है डिफरेंशियल या इंस्टेंटेनियस बफर कैपेसिटी। तो ये हमारे सामने आ गया। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 1/d pH/dx, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है।
अब हमें करना क्या है, व्हाट इज दिस एक्स, वो हमें पता ही है, तो समझते हैं। तो जैसे इन्होंने जो बफर दिया है मैं उसी को लेकर के कर देता हूं। तो आपका बफर उन्होंने दिया है CH3COONA एंड देन वी हैव CH3COOH। इसके उसने ए मोल्स बोल दिए, इसके बी मोल्स बोल दिए। 1 लीटर सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ए मोलर और बी मोलर आपका आ गया। सब हम 1 लीटर सॉल्यूशन में कर रहे हैं। तो अगर हम उसमें NaOH लेट मोल्स ऑफ, हम NaOH ऐड करते हैं, बी एडेड, आप HCl लेके भी कर सकते हैं, इक्वल टू X इन 1 लीटर और बफर, जो भी बफर सॉल्यूशन है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द pH, इस समय pH क्या निकलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग, और सॉल्ट अपॉन एसिड होता है। लेकिन जब आप NaOH ऐड करेंगे तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। बफर यही काम करता है, बफर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, कॉन्जुगेट्स। तो उसमें एसिड भी प्रेजेंट होता है, बेस भी प्रेजेंट होता है। जब आप एसिड डालते हो तो बेस जाके रिएक्ट करता है, बेस डालते हो तो एसिड जाके रिएक्ट करता है। तो यहां बेस डाल रहे हैं तो आपका ये रिएक्ट करेगा, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, CH3CONA। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जो pH होगा इस समय वो हो जाएगा A प्लस एक्स अपॉन B माइनस एक्स, सॉल्ट अपॉन एसिड। ये रिएक्ट किया था तो कम हो गया, तो ऐसे लिख सकते हैं, सब कर 1 लीटर में रहे। अब इसको मैं ln में चेंज कर रहा हूं, दिस कैन बी रिटन एज, क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो pH इज इक्वल्स टू pKa, ये आ जाएगा 1/2.303 ln A प्लस एक्स अपॉन B माइनस एक्स। ये भी हमारे लिए सिंपल है। आपको बताइए ln को टू द बेस लॉग में चेंज करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वापस ln में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ln x इज 2.303 log x, तो log x जब ln के इक्वल करना है तो कैसे, यही करेंगे 1/2.303। आई होप ये क्लियर है, इतना आप मैथ जानते होंगे। सो वी हैव दिस सिचुएशन विथ अस। अब ये आ गया, अब dpH/dx की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इनफैक्ट रेसिप्रोकल की। तो हम यहां पे, मैं आई विल डू इट हेयर, सो लेट मी डिफरेंशिएट दिस। तो dpH/dx, pKa तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, वो गया, रह क्या गया, सिर्फ 1/2.303 एंड d/dx ऑफ ln, और क्या क्या दिया हुआ है, a प्लस एक्स, इसको ओपन कर लीजिए, ln a प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस यहां पर आ जाएगा ln व्हाट, b प्लस एक्स, ln b प्लस एक्स। ये आपकी सिचुएशन बन करके आ गई है। ln a अपॉन b इज व्हाट, ln a माइनस ln b। इसको बस हमें डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/2.303 ये आ गया। ln x का डिफरेंशियल क्या होता है आपका 1/x, तो यहां से आपका आएगा 1/a प्लस एक्स, और जब इसको भी करेंगे तो 1 ही आएगा, a तो 0 ही हो जाएगा। यहां पर ln b, ये एक मिनट देखिए, ln b माइनस एक्स है, इसको सही करें नहीं तो एरर हो जाएगी। ln ऑफ b माइनस एक्स दिया है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/b माइनस एक्स आएगा, बट माइनस एक्स है तो प्लस हो जाएगा, वो सब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो 1/v माइनस एक्स बन गया। तो ये हमारे पास आ चुका है, बस यहीं से हम बीटा लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन राइट, कि अगर आपसे पूछा जाए बीटा क्या बनेगा, तो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, तो बीटा विल बी इक्वल टू 1/, देखिएगा इस चीज को पूरा लिखना है, तो ये बन जाएगा आपका 2.303 बन जाएगा, क्योंकि अब जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो दिस विल बिकम 2.303 टाइम्स ऑफ a प्लस एक्स टाइम्स ऑफ b माइनस एक्स अपॉन, अब ये dpH/dx है, इसको सिंप्लीफाई करिए, b माइनस एक्स और ये ऊपर जाएगा प्लस a प्लस एक्स, तो b माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो रह क्या गया, a प्लस b। तो ये आपका बन करके आया, तो ये काम की चीज है। ये हो गया डिफरेंशियल बफर कैपेसिटी 2.303, उसी के बेसिस पे हम उस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अब यहीं से वो प्रूफ भी हो जाता है कि ये इंस्टेंटेनियस डिफरेंशियल बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी। तो आप क्या करिएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, और फिर विदाउट एडिंग एनी मोल्स ऑफ NaOH, वहां से आप जब डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे, x को 0 डालिएगा, बफर कैपेसिटी आपको मैक्सिमम निकालनी होगी, तो वहीं से प्रूफ हो जाएगा a
माइनस बी इक्वल्स टू 0, मतलब ए इक्वल टू बी आ जाएगा, उस समय बफर कैपेसिटी आपकी मैक्सिमम होगी। इसी से आता है डिफरेंशिएट करके, वो आप कर लीजिएगा। फिर से डी बीटा बाई डी एक्स करके इक्वल टू 0, वहां से इक्वेशन बनी विदाउट एडिशन ऑफ एनी मोल्स ऑफ NaOH। आप वहां से जब x को 0 डालेंगे तो a इक्वल टू बी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं लौट करके, ये हमारे पास आ चुका है। सो वी हैव दिस सिचुएशन विद अस। अब हम उसी एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। तो बीटा हमने क्या लिखा हुआ है, 2.303 टाइम्स ऑफ a प्लस एक्स टाइम्स ऑफ b प्लस एक्स, इफ आई एम करेक्ट, नो, a प्लस एक्स टाइम्स ऑफ b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी है। तो ये b माइनस एक्स है, प्लीज मेक अ करेक्शन, b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी। तो ऑब्जर्व करते हैं, और साथ में दिया हुआ है a प्लस बी आपका 1 है। तो फॉर x इक्वल टू 0, मतलब आपने NaOH नहीं ऐड करा, उस सिचुएशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2.303 टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ b अपॉन a प्लस बी। अब हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं, बफर कैपेसिटी हमें पता है यहाँ मैक्सिमम होती है a इक्वल टू b पर, वो आप पीछे प्रूव भी कर सकते हैं। तो फॉर बीटा मैक्स a इक्वल्स टू b, दैट इज क्या हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी 1 दिया हुआ है तो यहां से आ गया a इक्वल टू b इक्वल टू 0.5 आएगा, ये वैल्यू आ गई। और a और b 1 दिया हुआ है तो आधा आधा 0.5, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करिए। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई एम शोइंग इट हेयर, तो आप ये वैल्यू जब निकालेंगे बीटा की, तो ये हो जाएगी 2.303 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी 1 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर, लेट मी चेक, तो ये वैल्यू कितनी आती है, 0.5 इंटू 0.5 तो आपका 0.25 हो गया, इंटू 2.303, 0.5757 आपकी ये वैल्यू आती है। तो ये 0.5757 वैल्यू आएगी। अब ऑब्जर्व करते हैं, ये आंसर हो सकता है, 0.25 दिया हुआ है तो ये आंसर नहीं है। ये कितना है, 0.55 दिया हुआ है तो ये भी आंसर नहीं है। और यहां पे अगर हम नोटिस करें तो इसने ये ग्राफ क्या करा है, ऊपर बनाया है 0.55 से। तो अगर हम थोड़ा जाएं टू द स्केल, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा है, तो ये 0.55 से बड़ा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा डिफरेंशियल बफर कैपेसिटी क्या होती है। तो आप इस एक्सप्रेशन को चाहे तो याद रख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इट सेज, ये कहता है कि द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड वाज कैरीड आउट इन अ सॉल्यूशन बफर्ड बाय एन एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। ठीक है, ये बफर सॉल्यूशन बनाया था। द रिएक्शन वाज, ये रिएक्शन वो कह रहा है कि हो रहा है, ये रिएक्शन कराई गई है। 300 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ RNO2 दिया हुआ है। तो क्या हम मोल्स ऑफ NO2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मोल्स ऑफ RNO2 जो आएंगे वो हो गए आपके 0.01 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1000। तो 0.01 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये कैंसिल करिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻⁻³ मोल्स। तो ये हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, हमने नोटिस कर लिया। हाँ, चेक, ये 10⁻² अपॉन 10 हो गया, 10⁻³ लिख लिया मैंने उसे, राइट। तो वी हैव दीज मोल्स, और इनिशियल जो पीएच दिया है वो दिया है 5, वॉज रिड्यूस्ड। तो इस प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है विद द रिएक्शन अबव गोइंग टू कंप्लीशन। ये भी दे दिया है कि रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। तो H प्लस जो है वो इसको चाहिए होंगे, वो कहां से उठाएगा, वो H प्लस वो बफर से उठाएगा। द टोटल एसिटेट कॉन्सेंट्रेशन उसने दिया है वॉज 0.5 मोलर, मतलब इन दोनों का जो समेशन उसने दिया है कि 0.5 मोलर है। कैलकुलेट द पीएच, आपको द पीएच बताना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर द रिडक्शन इज कंप्लीट। पीके आपको दिया हुआ है HOAC का, मतलब CH3COH का 4.74। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि ये कितना कितना प्रेजेंट है, क्योंकि पहले pH 5 दिया हुआ था अगर आप देखें वहां पर, और एक ये इक्वेशन है। तो हम लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOAC
एंड CH3CuO माइनस, उसको निकालते हैं, एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन तो दी हुई है, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो हम जानते हैं pH इक्वल्स टू, आपको पता है pH इज इक्वल टू, ये हम इनिशियल बात कर रहे हैं, pKa प्लस log और आपका हो जाएगा OAC माइनस, ठीक है, माइनस अपॉन HOAC, ये हमारे सामने आ चुका है। अब pH पहले उसने कितना दिया था 5, हम अभी रिडक्शन से पहले की बात कर रहे हैं। pK आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.74, सो लेट अस पुट दिस एज 4.74 प्लस log और यहां से आ जाएगा OAC माइनस अपॉन HOAC। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10⁻26 हो जाएगा। 5 माइनस 4.74 आपका कितना बन गया, 26 बन गया। 10⁻26 मैंने सीधे एंटी लॉग ले लिया है और ये बन गया आपका OAC माइनस अपॉन HOAC। और एक और चीज उसने दी हुई है आपको, OAC माइनस प्लस HOAC, ये उसने किसके इक्वल दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू यू 0.5 मोलर। तो ये हमारे पास कितना आ चुका है, 0.5 मोलर आ चुका है। तो क्या हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर 10⁻26 ये आपका लगभग बैठता है 1.82, ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 0.32 के आसपास बैठता है, तो 0.26 1.82। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो OAC माइनस अपॉन HOAC, तो आप OAC माइनस की जगह इसे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये मैं सीधे लिख रहा हूँ 2.82 HOAC इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको HOAC की वैल्यू पता चल जाएगी। सो दिस कैलकुलेशन आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। तो ये वैल्यू आपकी आती है 0.177, ये आ जाएगी 0.177 मोलर। अब यहां से ऐसे ही OAC माइनस निकाल लेंगे, एंड सो OAC माइनस की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.177 इंटू 1.82 से करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.322 मोलर। ये हमारे पास आ गया। तो हमने ये निकाल लिया कि कितने कितने ये प्रेजेंट थे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब उसने रिडक्शन करा तो हम इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो आपको पता है HOAC मतलब CH3COH और ये इक्विलिब्रियम आपका रहेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये है। अब H प्लस आपको कितने चाहिए इसके रिडक्शन के लिए, नोटिस करें तो ये H प्लस आपके हो जाएंगे 4 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻3, ये वैल्यू हो गई 12, 0.012 मोल्स। ये हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया है। ध्यान रखिएगा, अभी हमने जो ये जो निकाले हैं आपके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करें तो जब हम 300 ml में बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, देखिए द रिएक्शन वाज 300 ml ऑफ बफर्ड इनिशियली एट, तो 300 ml में हमें बात करनी है, राइट, सॉल्यूशन बफर्ड वाइट, राइट। तो 300 ml में सारा डिस्कशन करना है तो हमें मोल्स पहले किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, 300 ml में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल्स निकाल लेंगे। तो देखिए आपके CH3COH के पहले मोल्स कितने हैं, तो 0.177 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो 0.3 आ जाएगा। फिर इसके निकालते हैं, ये कितने हैं CH3CO माइनस के, 0.322 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, तो 0.3, ये हमने मोल्स लिखे हैं। तो वी हैव मोल्स विथ अस। अब H प्लस चाहिए कितने, 0.012 मोल्स, अभी हमने कैलकुलेट करा। H प्लस हमें कितना चाहिए, 0.012 मोल्स। सो H प्लस के मोल्स हमें चाहिए 0.012 मोल्स। तो वो कहां से आएगा, इसी इक्विलिब्रियम से आएगा। H प्लस खत्म होता जाएगा रिडक्शन में और इक्विलिब्रियम अपने आपको क्या करता रहेगा, एडजस्ट करता रहेगा। तो यहां पर ये आप जो H प्लस बन रहा है 0.012 मोल्स क्रिएट हुआ। पहले जो H प्लस था वो 10⁻⁻5 के ऑर्डर का काफी कम था, उसको हम इग्नोर मारते हैं। तो ये H प्लस 0.012 मोल्स बना, तो कैसे बनेगा, इसी से सब्ट्रैक्ट करके बनेगा। 0.177 इंटू 0.3 माइनस 0.012 यहां पर आ जाएगा और यहां पर ऐसे ही आ जाएगा 0.322 इंटू 0.3 माइनस 0.012, ये हमारे पास सॉरी प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब ये H प्लस जनरेट करेगा तो CH3CO माइनस आपके फॉर्म होंगे। तो बस अब भी आपका ये CH3COH और CH3CO माइनस। तो इस समय उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज
कैलकुलेट द पीएच। तो वही बफर है आपका, तो फिर से हम लगाते हैं पीएच इज इक्वल्स टू पीकेए जो कि 4.74 दिया है प्लस लॉग, और सॉल्ट, ये सॉल्ट आपका ये हो जाएगा 0.33, मतलब इसको कैलकुलेट कर लिएगा 0.322 इंटू 0.3, मैं सीधे ही लिख दे रहा हूँ। तो 0.322 इंटू 0.3 प्लस 0.012, हमें वॉल्यूम की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 0.177 इंटू 0.3 माइनस 0.012, वॉल्यूम वैसे भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है, वॉल्यूम नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, दिखा दे रहा हूँ v और अपॉन v, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 5.16 आती है। तो ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो 5.16 दिस इज द पीएच, ये आपका पीएच आ गया। सो आई होप दिस इज क्लियर। इस क्वेश्चन में बस यही थोड़ी सी एनालिसिस करनी थी कि क्या हो रहा है, तो रिडक्शन के लिए H प्लस आयंस जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। आपके लिए जरूर इसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। With this, I will wind up my lecture. See you in the next topic. Thank you.